बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टार्ट करने लगे हैं और जो फ़िनेंशियल रिपोर्टिंग का जो सिस्टम है उस पे हम आज डिटेल से बात करेंगे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह जो हम पढ़ते हैं, फ़िनेंशियल इंटरनेशनल फ़िनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, इसके बारे में डिटेल से आज बात करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों है? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका, जो मैं पहले भी ज़िक्र करता रहता हूँ, जिनका फ़िनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, अकाउंट्स वगैरह नहीं है, वो इस लेसन में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, बल्कि थोड़ा सा ये फ़ील करेंगे कि हमें इन चीज़ों से क्या, ये क्यों है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि टारगेट उन्हीं को करूँ जिनका बैकग्राउंड में ये चीज़ें यूजुअल नहीं है, जिसमें यूज़ टू नहीं है ये सुनने के, ताकि वो भी अच्छे तरीके से समझ सकें। और इनफैक्ट ये जो लेसन है हमारा इसी डेफिनेशन से ही है। अगर आप इसी डेफिनेशन पे गौर करें तो हमने जो पहले पढ़ा सिस्टम, ये डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, इज़ दी प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग मेजरिंग, ये हमने पढ़ चुके हैं। और ये जो आज का हमारा लेसन है ये इसके गिर्द घूम रहा है। कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस, ये जो है ये हमारा सारे का सारा जो लेक्चर है इसके राउंड अबाउट में घूमेगा। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, के हम दूसरों तक अपनी जो फिनेंशियल अकाउंटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन है कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा आपको जनरल टॉपिक की तरफ थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा दूं कि मेन कंसेप्ट क्या है हमारा, समरी क्या है। अगर फ़र्ज़ किया नॉन अकाउंटिंग वाले जो लोग हैं वो भी ये मेरी बात समझ जाएंगे तो उनको ये चीज़ समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि फ़र्ज़ किया आप सऊदी अरब में जाते हैं तो आप वहाँ पे जो अरबी लोग अपना एक चगा पहनते हैं लंबा सा, और सर पे उन्होंने एक वो राउंड सा एक केबल टाइप होती है वो लपेटी होती है। तो वहाँ के लोगों को आप देखते हैं तो उनके लिए वो चीज़ अजीब नहीं होती, उनके लिए वो नॉर्मल होती है। आपने अभी इन वर्ड्स पे कोई गौर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक ये समझे कि वाइट पेज है और मैं आपको एक ज़रा कहानी सुना रहा हूँ और उसी से ये मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगा कि ये चीज़ है क्या जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो वो जो सऊदी अरब में चगा वगैरह पहनते हैं तो वहाँ के इलाके में कोई वो अजीब बात नहीं समझी जाती। वो लोग यूज़ टू होते हैं एक दूसरे को देखने के लिए, तो जो भी पहन ले उसको नॉर्मल ही समझा जाता है। जबकि पाकिस्तान में अगर आएँ और पंजाब में स्पेसिफ़िकली जाएँ तो आपको शलवार कमीज़ अगर किसी ने पहनी है तो आपको अजीब नहीं लगेगा। और सिंध में जाएँ तो सिंधी जो अजरक की वो चादर वगैरह होती है, हमारे पंजाब में तो वो औरतें अक्सर यूज़ करती हैं, लेकिन उधर मर्द वो यूज़ कर रहे होते हैं चादर। तो उनको भी वो अजीब नहीं लगता अगर मर्द ने किसी ने वो चादर यूज़ की हो। इसी तरीके से केपी के इलाके, बैकवर्ड इलाके में चले जाएं तो वहाँ पे जो पठान औरतों ने लंबे लंबे ड्रेस पहने होते हैं तो उनको वहाँ पे अजीब नहीं लगता। लेकिन अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी में कोई आ जाए, वहाँ के इलाके कोई जो ख़वातीन जो ड्रेस पहनती हैं तो उनको बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये इन्होंने क्या पहना हुआ है। तो हर चीज़, हर कंट्री, हर लोकेशन पे हर एक चीज़ जो होती है उसके ख़ास मीनिंग होते हैं, उसका ख़ास एक यूज़ टू एक रूटीन होती है, तो उसका एक मैसेज होता है। तो अब अगर फ़र्ज़ किया आप में से एक ऐसा बंदा है जो
ट्रैवल करता रहता है पूरी दुनिया का, तो वो क्या कहता है कि कम से कम मेरा एक ड्रेस ऐसा हो कि जहाँ पे भी मैं जाऊँ तो मुझे ऑकवर्ड ना समझा जाए। तो क्या होता है कि नॉर्मली क्या करते हैं लोग, अगर हम जो नॉर्मली हमने कन्वेंशन कर लिया अपने माइंड में एक रवायात के तौर पे, अगर आप मेल है पैंट शर्ट पहन ले, ठीक है, पैंट शर्ट पहन ले, तो वो किसी भी कंट्री में चला जाए तो उसको ये समझा जाएगा कि ये मगरबी लिबास पहना हुआ है इसने, चलेगा। सऊदी अरब में जाएगा तो कोई उसको अजीब गरीब नज़र से नहीं देखेगा। इंडिया में चला जाए, पाकिस्तान में आ जाए, बांग्लादेश में चला जाए, यूके में चला जाए, यूएसए में चला जाए, किसी भी कंट्री में चला जाए, तो वो उसको एक किस्म का स्टैंडर्ड पैटर्न हम समझ के उसको कोई भी अजीब नहीं समझेगा। तो ये क्या है कि एक किस्म का इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो हिस्सा बनने के लिए उसने एक अपना ड्रेस बना लिया। तो सेम इस तरीके से अगर फ़र्ज़ किया कोई चाइना में है, कोई बरतानिया में, कहीं पे भी है, चाइना में जाएं तो आपके युआन जो है उनका रुपी है, पाकिस्तान में है पाकिस्तान का रुपी है, अफ़गानिस्तान में जाएं उनकी जो करेंसी है, और बांग्लादेश की टक्का है, और इंडिया की इंडियन रुपी है, तो वो करेंसी वहीं पे चलती है। अगर फ़र्ज़ किया आपने 2-3 किसी कंट्रीज़ में जाना है, तो आप क्या करें, आप ये देखते हैं कि आप अपने पास यूएस डॉलर की अगर बात करें तो कैनेडियन डॉलर भी है, यूके के अपने पाउंड्स हैं, और यूएसए के अपने डॉलर हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल पे जा रहे हैं, किसी 3-4 कंट्रीज़ का आपने टूर करना है, तो आपको अपनी जेब में जमा पूंजी रखने के लिए आप क्या करते हैं, यूएस डॉलर रख लेते हैं। और यूएस डॉलर हर जगह पे चलता है, हर जगह पे माना जाता है, कोई भी आपको अजीब बात नहीं कहेगा। अगर फ़र्ज़ किया किसी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आप पाकिस्तानी रुपी लेके चले जाएं, ठीक है, पाकिस्तानी रुपी लेके चले जाएं, तो हो सकता है कि आपको कहीं उसको एक्सचेंज ही ना कर पाएँ, डॉलर में या पाउंड में आपको कन्वर्ट करना पड़े तो प्रॉब्लम हो जाए। तो हर एक चीज़ का एक, अगर फ़र्ज़ किया पाकिस्तान में है तो यूएस डॉलर कहें कि मेरे पास इतने हैं, तो आपको वो बता देंगे कि आपके रुपीज़ में इतनी अमाउंट है तो चलेगा, कहीं पे भी आप डॉलर ऑफ़र करेंगे तो वो लेगा। तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं लोग, समझ जाता है लेने वाला देने वाला कि ये यूएसए का जो करेंसी है, इसकी पहचान ये है, और ये चलेगा, कहीं पे ये नहीं है कि बोगस कोई करेंसी नहीं है। सेम इस तरीके से अगर हम अकाउंट्स की बात करें, अगर फ़र्ज़ किया कोई कंपनी पंजाब में ऑपरेट हो रही है, तो पंजाब के हिसाब से जो लोग समझते हैं वो चीज़ें प्रेजेंट करे, तो वो पंजाब के लोग तो समझ सकते हैं। तो हम अपने इलाके में जब उसी चीज़ की बात करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कन्वेंशन कहते हैं। यानी कि कन्वेंशन, ये कन्वे से लफ्ज़ निकला है, कन्वेंशन इस तरह की इसकी स्पेलिंग होगी। तो कन्वे करने के लिए नॉर्मली जो प्रोसीजर होगा, नॉर्मल जो तरीक़ाकार होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कन्वेंशन, जो रस्मी तौर पे चीज़ें चलती हैं। अगर पूरे पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी ऑपरेट हो रही है और विद इन नेशनल बॉर्डर्स है, यानी कि इंटरनेशनल नहीं है, सिर्फ नेशनल हद तक का है, तो उसकी एक स्टेटमेंट जो बनाएगी फिनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो पाकिस्तान के लोगों को समझने के लिए, तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न लेट्स सपोज वो फॉलो करती है, तो कोई इशू नहीं है, लोग समझते हैं, और उस पैटर्न को हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए वैलिड। जो कंपनी सिर्फ पाकिस्तानी है, या कोई पार्टनरशिप है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है, कोई भी है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान में नॉर्मली अप्लाईकेबल हैं वो इनको फॉलो करेगा। और उसकी बात कोई भी शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर है, वो समझ जाएगा कि इसकी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। तो पाकिस्तान में तो हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अगर बात करें तो एक टर्म यूज़ होती है गैप, GAAP, गैप। गैप इसको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं, और इसकी जो एक्रोनिम है ये है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग
ठीक है जी, बस समझ जाएं जो लिखा हुआ है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप। ठीक है जी। अब गैप की मैं आपको कहानी बताऊं। गैप को आप अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो सिंपल है। अगर आप अकाउंटिंग की टर्म में ना पहले जाएं, सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें, तो इसके वर्ड पे गौर कर लें, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि जनरली एक्सेप्टेबल हैं और समझा जाएगा इनको। तो हर कंट्री के अपने गैप हैं। नेशनल लेवल पे हर कंट्री के नेशनल गैप होते हैं और उनको मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान में मैंने आपको कहा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको नाम दिया जाता है। तो गैप पाकिस्तान के भी हैं, गैप इंडिया के भी होंगे, गैप यूएसए के, यूके के भी होंगे, और गैप किसी और भी कंट्री को ले लें तो उसके अपनी जो प्रोसीजर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो फॉलो करते हैं। उसको भले वो कोई भी नाम दें, हम पाकिस्तान में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, वो कुछ और नाम दे सकते हैं। इंडिया वाले इसको इंड एस कहते हैं, इंड एस, यानी कि इंडिया वाले इसको कहते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसकी शॉर्ट टर्म में इंड ए और एस ले लेते हैं और वो इसको प्रोनाउंस करते हैं इंड एस। जैसे हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, और इंडिया वाले जो फॉलो करते हैं वो उनके इंड एस होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब जो गैप की बात कर रहे थे, हर कंट्री के अपने जो होते हैं उसको नेशनल गैप कहते हैं। नाम कोई भी वो दे सकते हैं, नेशनल गैप होते हैं वो उनके। एक होते हैं इंटरनेशनल गैप, इंटरनेशनल गैप्स। अच्छा जी, ये थोड़े से मैंने आगे पीछे लिख दिया है, इंटरनेशनल गैप। अच्छा, इंटरनेशनल गैप और गैप में क्या फ़र्क है? गैप वो होते हैं जो एक कंट्री के हद तक अप्लाइकेबल होते हैं। इंटरनेशनल गैप कौन से हैं? जैसे हम यूएसए के डॉलर को हर जगह पे मानते हैं, इस तरीके से यूएसए के जो गैप हैं, यूएसए के जो गैप हैं, आप उनको इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो यूएसए के हैं उनको हम इंटरनेशनल गैप, जैसे यूएसए के जो डॉलर हैं हम उसको इंटरनेशनल करेंसी मानते हैं, इस तरीके से जो यूएसए के गैप हैं उनको हम इंटरनेशनल गैप भी कहते हैं। अब इंटरनेशनल इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी पे होल्ड रहा है और उसकी इकोनॉमी में अगर कोई जाना चाहता है, अमेरिका में जाके कोई ऑपरेट करना चाहता है, अमेरिका में कोई अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना चाहता है, अगर अमेरिका में कोई अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करके शेयर सेल करना चाहता है, तो उसको अमेरिका के जो गैप हैं उनको कम अज़ कम फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जो अमेरिका के बिज़नेस की जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करने का यानी कि प्रेजेंट करने का, बताने का कि ये हमारी परफॉर्मेंस है, तो वो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको कहते हैं। और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की कितनी किस्में होती हैं, चलें ये फिनेंशियल स्टेटमेंट पे बाद में बात करेंगे कि उनकी किस्में कितनी होती हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। अभी आप नेशनल और इंटरनेशनल गैप पे रहें। अब तक जो हमने सीखा, हर कंट्री के अपने गैप होते हैं, उनको मुख्तलिफ नाम दिया जा सकता है। जो यूएसए के गैप हैं उनको इंटरनेशनल गैप भी कहते हैं। अब जो हर कंट्री के अपने तो थे ही थे, फिर क्या हुआ कि एक बना IASB। ये किसने बनाया? ये एक बॉडी थी, ये बनाई थी AICPA ने। ये एक्पा जो है ये अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, अमेरिका का एक अकाउंटेंट्स का इंस्टीट्यूट है। इसको कहते हैं ए से अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ये बड़े सर्टिफाइड किस्म के दुनिया के जितने अकाउंटेंट्स होते हैं यहाँ से सर्टिफिकेशन लेते हैं
और यहाँ से जिसने सर्टिफिकेशन ली हो इट्स मीन कि वो अच्छा अकाउंटेंट है। अब इन्होंने एक बॉडी बनाई कि AICPA ने एक बॉडी बनाई जिसको हमने नाम दिया IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है जी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसने कुछ स्टैंडर्ड किस्म के पैटर्न बनाए जिनको IAS कहते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन्होंने कुछ एक असूल बनाया कि जो भी कंपनी है, जो भी बिज़नेस की ऑर्गेनाइजेशन है, अपने फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टैंडर्ड पैटर्न पे तैयार करे ताकि किसी और मार्केट में, किसी और कंट्री में जाके वो अगर प्रेजेंट करे तो उसको समझा जाए। तो इनको कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये बनाए थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। और इनकी तादाद है 1 से लेके 41 तक, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अभी भी अप्लाई होते हैं उनमें से हम एब्सोलीट हो चुके हैं। इनकी तादाद है 1 से 41 तक। कुछ फिनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई होते हैं, कुछ लीज़ के बिज़नेस को डील करने के लिए, कुछ जो बिल्स हैं, कुछ इस तरीके से हर एक जो टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, जो सबको अलग अलग से डील करते हैं एसेट्स को, तो ये क्या कहते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये किसने बनाए? IASB ने। अब तक हमने क्या पढ़ा कि गैप हर कंट्री के अपने होते हैं, मुख्तलिफ नाम दिया जा सकता है। एक USA के गैप हैं जिनको इंटरनेशनल रिकग्निशन है, यानी कि उनको हम इंटरनेशनल गैप भी कहते हैं। उसके बाद IASB बना जिसने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, जिनकी तादाद 1 से लेके 41 तक है, और ये 2001 तक चलते रहे। उसके बाद जो ये जो IASB है, इसको ये IAS जो नॉर्मली होता है ये अमेरिका में नहीं चलते, ये USA वगैरह में चलते हैं, सॉरी UK में चलते हैं। और UK के जो भी कंट्रीज़ हैं, लेट्स सपोज पाकिस्तान, इंडिया, वहाँ पे भी IAS चलते थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है जी। और ये जब इनमें थोड़ा सा आया तो फिर इन्होंने जो इंटरनेशनल अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स थे, इन्होंने एक बॉडी बनाई जिसको FASB कहते हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। पहले तो IASB था, फिर FASB बन गया। इसने क्या कहा कि हम कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाते हैं कि जो IAS हैं इनको हम रिप्लेस कर लेते हैं और उनकी जगह पे हम IFRs बनाते हैं, IFRs। ठीक है, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है जी। और इन्होंने रिप्लेस नहीं बल्कि किया, बल्कि इनको जो IAS जो थे, इनमें जो प्रॉब्लम थे उनको ख़त्म करने के लिए IFRs का एप्लीकेशन की। अब तक 1 से लेके 13 तक IFRs बन चुके हैं, 1 से लेके 13 तक IFRs, जबकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने, 1 से लेके 41 तक। तो ये हर जगह पे दोनों अप्लाई अब भी होते हैं। ठीक है जी। अब अमेरिका ने क्या कहा, 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं कि या तो आप जो है IFRs नंबर 1 इनको या तो अडॉप्ट कर लें। अडॉप्ट का मतलब है कि सेम इट इज़ जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं इनको आप अप्लाई कर लें अपने कंट्री में। दूसरे नंबर पे तरीका ये है कि कन्वर्जेंस कर लें। कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि जो आपके लोकल गैप हैं नेशनल लेवल के, उनको आप इस तरीके से मोल्ड कर लें कि वो IFRs की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें। तो ये क्या बन जाते हैं, फिर इसको IFRs कन्वर्जेंस कहते हैं। एक IFRs जो होते हैं वो अडेप्ट होते हैं, सेम इट इज़ IFRs को आप जब अप्लाई कर लेते हैं तो उनको अडेप्ट कहते हैं। और जब आप अपने लोकल जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं इस हिसाब से कि IFRs को कवर कर ले, तो उसको आप कन्वर्जेंस कहते हैं। अब क्या हुआ कि अमेरिका ने जो अपने गैप थे, USA के जो गैप उनको IFRs
के हिसाब से मोल्ड करना शुरू कर दिया। इसको उन्होंने गैप कन्वर्जेंस का नाम दे दिया। अब अमेरिका क्या कहता है कि जो भी कंपनी पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहती है, जो भी कंपनी पाकिस्तान में बिज़नेस करना जो भी कंपनी अमेरिका में बिज़नेस करना चाहती है, वो क्या करेगी, या तो गैप को फॉलो करेगी या फिर IFRs को। ठीक है। और जो यहाँ पे एक और आपको क्लियर होना चाहिए, जो USA की स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड फर्म्स हैं उनको लाजमी तौर पे गैप फॉलो करने हैं। जो आउट ऑफ द USA हैं वो या तो IFRs फॉलो करें या गैप फॉलो करें। अब वो अपने जो गैप हैं उनको IFRs के हिसाब से कन्वर्ज कर रहे हैं, ताकि वो जो गैप फॉलो करे तो IFRs एक ही बात हो जाए। तो फिर उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी कि कोई IFRs को यूज़ करता है या गैप को यूज़ करता है। तो इस पे वो अमेरिकन इस सिस्टम पे अब तक काम कर रहे हैं। और ये जो लेटेस्ट है ये गैप कन्वर्जेंस की डेवलपमेंट हो रही है और उस पे काम हो रहा है। और इस पूरे लेक्चर में हम ये ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यही मेन कंसेप्ट होगा हमारा। और आई होप कि ये यहाँ तक आपको अगर बात समझ आ गई है तो जब आगे हम रीडिंग करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बातें समझ आती जाएंगी। चलें आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ SEC एंड SECP। ठीक है जी, SEC क्या है और SECP क्या है। SEC अमेरिकन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, और ये SECP है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इनका काम क्या होता है, आपने हर जगह पे सुना होगा कि 100 इंडेक्स आज स्टॉक एक्सचेंज पे ये रहा, तो हर एक चीज़ को 100 इंडेक्स के साथ बेंच मार्क करके परफॉर्मेंस देखी जाती है कि कौन सा बिज़नेस कितना ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। और स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ये होता है, स्टॉक का मतलब होता है शेयर, एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना, कमीशन का मतलब हो गया एक इदारा। तो पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा जहाँ पे स्टॉक यानी कि शेयर्स का एक्सचेंज होता है। तो पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज है, जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ होती हैं, उनके शेयर्स SEC पे रजिस्टर्ड होते हैं। उनकी जितनी परफॉर्मेंस सेल एंड परचेज़ होती है वो सारी रिकॉर्ड हो रही होती है। जो कहते हैं 100 इंडेक्स से ऊपर चला गया तो तब जो है स्टॉक जो होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, उनके ट्रेड ज़्यादा होता है, उनका ज़्यादा बिजनेस होता है। जब वो कहते हैं कि डाउन हुआ तो इट्स मीन के पहले जितना बिजनेस हो रहा था, स्टॉक की सेल परचेज़ हो रही थी, वो डाउन गई है, कम सेल परचेज़ हुई है। तो जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हैं उन्होंने लाजमी तौर पर, जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर हैं रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने लाजमी तौर पर गैप को फॉलो करना होता है, USA के गैप्स को। अब जो SECP हैं वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि UK में आए थे, और हम भी UK के ग़ुलाम इतना अर्सा रहे तो हम भी उनको ही ज़्यादा फॉलो करते हैं कि जो वो सिस्टम करेंगे हम उनको ही करेंगे। तो हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, यानी कि पाकिस्तान में ज़्यादातर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRs को फॉलो किया जाता है और पढ़ाया भी जाता है। तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज होती है इसका काम क्या होता है, शेयर्स की ट्रेडिंग करना। और जो कंपनी यहाँ पे हमने जो पढ़ा कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होगी उसने गैप को लाजमी तौर पे फॉलो करना होता है। और जो नॉन USA कंपनीज़ होंगी वो या तो गैप को फॉलो कर लें या IFRs को फॉलो कर लें, तो उनको अमेरिका की मार्केट तक एक्सेस तभी मिलेगी, अदरवाइज़ उनको एक्सेस नहीं मिलेगी। चलें आगे चलते हैं। व्हाट आर गैप, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनकी दो किस्में, एक लोकल गैप होते हैं जो कंट्री ने बनाए होते हैं, एक इंटरनेशनल गैप होते हैं जो कि USA बेस्ड हैं। उसके बाद है व्हाट आर नेशनल गैप, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। व्हाट आर इंटरनेशनल गैप, ये भी बात हो चुकी है। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बने थे वो इन्हीं से बने थे। ठीक है जी, इन्होंने ही बनाए थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ही IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए थे, जिनकी तादाद 1 से लेकर 41 तक है। आगे है व्हाट इज़ AS। AS होता है जो लोकल होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड पाक AS हो गए पाकिस्तान में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। व्हाट इज़ FASB, फिनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, एंड IFRs जो है फिनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ही बनाता है। और इनकी अब तक की तादाद हो चुकी है 1 से लेके 13 तक। ठीक है जी।
व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का क्या मकसद है? कन्वर्जेंस का मकसद ये है कि IFRS को आपने फॉलो करना है तो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इस तरीके से मोल्ड कर लें, बदल लें, उनमें चेंजिंग ऐसी सारी ले आएँ कि वो IFRS के ताबे हो जाएं। जैसे IFRS कहते हैं IFRS के हिसाब से हो जाएं। अब यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है कि फिनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की टाइप्स कितनी हैं। तो जो याद रखने वाली बात है, सबसे पहले होती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं। ये एक हो गई, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। और दूसरे नंबर पे होती है हमारी बैलेंस शीट। ठीक है जी, बैलेंस शीट। और तीसरे नंबर पे आपकी होती है इक्विटी चेंजेस स्टेटमेंट, इक्विटी चेंजेस स्टेटमेंट। इसके बाद चौथे नंबर पे होती है आपकी, चौथे नंबर पे आपकी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। और पांचवें नंबर पे बताएं ज़रा कि क्या होती है। एक होती है, अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करते हैं ज़रूर अगर आपको ठीक ठीक पता है। नहीं तो मैं तो अभी बता रहा हूँ कि डिस्क्लोजर्स, जिसको चौथे नंबर पे होती है डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स का आपने शायद अभी आप में से ज़्यादातर ने अभी नाम सुना होगा। डिस्क्लोजर ये होते हैं कि आपकी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, जिनका मैंने 4 का पहले नाम लिया, ये 5वें नंबर पे थी, 4 का जिसका मैंने नाम लिया, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर ये होते हैं कि जितनी हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो न्यूमेरिकल नहीं होती बल्कि क्वालिटेटिव होती हैं, या जिनकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी होती है। उन न्यूमेरिकल जो डिजिट्स होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन हमने बतानी होती है, जो सादा अल्फाज में एक इबारत की शक्ल में होती है। वो जो हम लिखते हैं वो डिस्क्लोजर कहलाती है। और जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं या IFRs आए हैं, इनका सबसे मेन जो मकसद है, जो पहले स्टैंडर्ड्स बने थे उनमें कोई चीज़ अगर कवर नहीं कर रही थी तो IFRs जो लेटेस्ट हैं उनमें ये चीज़ें कवर की जा रही हैं, ताकि जो आप फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हर एक के बारे में डिटेल ये बताएंगे। अगर वो डिटेल आप बताएंगे तो जो उसको यूज़ करने वाला है, जो पढ़ने वाला है, वो पढ़ के बिज़नेस के बारे में समझ जाएगा कि इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं जहाँ से ये फ्लोरिश करेगी। तो उससे आइडिया लेके वो डिसीजन लेगा कि मुझे इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए जो शेयर होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए डिस्क्लोजर ज़रूरी होते हैं, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए ही ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनको अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि इंटरनेशनली जब कोई भी कंपनी किसी और मार्केट में जाके अपने आप को रजिस्टर करती है तो वहाँ का इन्वेस्टर जो है कहीं धोखा ना खा जाए, कोई चीज़ लूप में न रह जाए जिससे उसको बाद में नुकसान हो। तो और एतमाद लोगों का कम हो जाए। लोगों का एतमाद बहाल रखने के लिए कि कोई कंपनी कहीं पे भी जाके ऑपरेट हो, उसका स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हो और कोई भी चीज़ वो छुपा के ना रखे। तो इसके लिए ये इंटरनेशनली जो बॉडीज़ हैं वो कंपनीज़ को इस हद तक मजबूर करती हैं ताकि वो स्टैंडर्ड सिस्टम फॉलो करें और किसी को लॉस की वजह ना बने। अब मैं ज़रा इसको डिटेल में नहीं पढ़ूँगा, मैं बस सरसरी तौर पर गुज़रता जाऊँगा। आप जहाँ पे पढ़ना चाहें ब्रेक लगा के इसको पढ़ सकते हैं। वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, यही बातें जो हमने पहले की हैं कि क्यों हैं इम्पॉर्टेंट, तो ये उसी में आएंगी। आगे आता है जी फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड फिनेंशियल रिपोर्टिंग क्या चीज़ें हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में गैप को फॉलो करते हैं
और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गैप को फॉलो नहीं करते बल्कि IFR सिस्टम उनको कवर करते हैं। डिस्क्राइब द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी डिमांड क्या है और क्या कैसे तैयार करनी चाहिए, ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वाई डू दे डिमांड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो उसमें गवर्नमेंट बॉडीज़ हो सकती हैं, इंटरनल यूज़र हो सकते हैं बिज़नेस के, एक्सटर्नल क्रेडिटर्स, डेटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, ये सारे उसके यूज़र होते हैं। सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिस्क्लोजर वगैरह जो हमने पढ़ा, ये सारे का सारा इसी को कवर करता है। टाइप्स ऑफ डिस्क्लोजर्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि डिस्क्लोजर होते क्या हैं और किस चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं। डिस्क्लोजर्स के बेनिफिट क्या होते हैं, ये भी मैं बात कर चुका हूँ कि इससे यूज़र पढ़ के ज़्यादा अच्छा आइडिया ले सकता है कि कंपनी की क्या पोजीशन है, फ्यूचर में इसके क्या फ़ायदे हैं या कहाँ पे इसको रिस्क है। डिस्क्लोजर की कास्ट कितनी पड़ती है और क्या इसका सिस्टम होता है, ये भी आप ज़रा रीड कर लेना, लेकिन इतना कोई इशू नहीं है। मैं इसको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं करना चाहता कि आपको रीडिंग करूं और आपको एक थोड़ा सा मुश्किल में डाल दूं। जो सादा सी बात थी, सादा तरीके से मैंने समझाने की जो कोशिश की है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ अभी तक नहीं भी आई तो कोई इशू नहीं है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह मैं आपको बनाना सिखा दूँगा तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों पढ़े, ये कहाँ से कहाँ तक क्यों पहुँच गए। ये जी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं बातों बातों में। हो प्रिस्क्राइब दिस स्टैंडर्ड, ये कि स्टैंडर्ड कौन सा बनाता है, ये मैं आपको ये टेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझा देता हूँ। हु प्रिस्क्राइब्स दिस स्टैंडर्ड्स, के स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है। अब पब्लिक सेक्टर पे जो है, अगर अमेरिका के पब्लिक सेक्टर पे गौर करें तो US कांग्रेस ने SEC बनाई थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। फिर उन्होंने क्या किया था, प्राइवेट सेक्टर में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स था, उसने ही FASB और IASB बनाया, यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दो बॉडीज़ बनाई, जो पहले IASB कहलाती थी, बाद में FASB बन गई। तो यही बनाते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम भी। ये इनकी हिस्ट्री है कि कब से कब तक क्या है, कब कांग्रेस ने SEC को बनाया, फिर SEC ने AICP के PA क्या है, इसने IASB कैसे बनाया, FASB कब बना, ये सारी इन्फॉर्मेशन वही है। जी मैं सिर्फ रोटेट इस तरीके से करते जा रहा हूँ ताकि आप जो है ज़रा सिर्फ जो है अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कोडिफिकेशन, ये रहने देना, ये कोड वगैरह का सिस्टम। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस ऑफ द FASB छोड़ दें इसको भी, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट आपके लिए। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस छोड़ दें। इंट्रोड्यूस द इम्पोर्टेंस एंड द नीड ऑफ IFR, मैंने आपको पहले इस पर बात अच्छे तरीके से कर चुका हूँ। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए गए, द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, यही डिटेल जो मैंने आपको बताई है। कन्वर्जेंस ऑफ द US अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, शॉर्ट टर्म इंटरनेशनल कन्वर्जेंस, ये सिंगल ग्लोबल अकाउंटिंग लैंग्वेज, ये एक इनफैक्ट हम ये सारा कुछ जो सिस्टम बना रहे हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं या IAS में, इनका मकसद क्या है कि एक ऐसी लैंग्वेज बने जो पूरी दुनिया में अकाउंटिंग की ज़ुबान के तौर पे समझी जाती हो, जो हर कोई समझ सके। करंट कंप्लाइंसेस क्या है, ये सिंगल ग्लोबल अकाउंटिंग लैंग्वेज वही चलता जा रहा है जी। द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिफॉर्म, द सर्बनीज ऑक्सले एक्ट, ये छोड़ दें, इसमें भी इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है। जो मैंने आपको समरी बता दी, अगर वो आप याद कर लें तो इतना काफ़ी है। क्या ना, और कोई इतनी को ख़ास चीज़ नहीं है कि इसकी प्राइमरी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, क्या क्या इसमें चीज़ें होनी चाहिए, बिज़नेस को किस तरीके से फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें वही इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अभी ये बात कर रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमने सारे पढ़े थे वो उनको लेटर एंड स्पिरिट
अप्लाई करने के लिए IASB जो बना रहा था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और FASB ने IFRS जो बनाए, इनका मकसद वही था कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को क्लियर किया जाता। ये है द मूव टूवर्ड्स फेयर वैल्यू, ताकि आप बिज़नेस को फेयरली आप प्रेजेंट करें। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फेयर बताएं, आपकी मार्केट में जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हूँ प्योर हूँ, उसमें कोई भी एम्बिग्विटी या उसमें माल प्रैक्टिसेस ना की गई हूँ। तो ये आपको जो है IFRS वगैरह उसी की तरफ धकेल के ले जाते हैं, मजबूर करते हैं कि आप ये काम पूरे करें। चलिए, यहाँ पे उसने कुछ क्वेश्चन पुट करना शुरू कर दिए कि आपने क्या अब तक समझा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। तो ये यहाँ पे समरी है, और अगर वर्ड टू वर्ड आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके कंसेप्ट थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, सेटिस्फेक्शन हो जाएगी आपकी। लेकिन बात वही थी जो हमने ख़त्म कर दी। और मैंने आपसे ये ज़रा रिक्वेस्ट करनी थी कि सिंगल क्वेश्चन ना किया करें। मुझे बार बार जो है वो कमेंट्स में सेम क्वेश्चन हो रहे होते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप के क्वेश्चन पुट करने के बजाय अपने पास नोट डाउन करते रहें। एंड पे जब हम सिलेबस ख़त्म करेंगे तो आपके जो जो क्वेश्चन रह जाएंगे मैं उन पे भी वीडियो बना के आपकी सारी की सारी सब की क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। जितने जिसके माइंड में जो क्वेश्चन आते हैं वो लिखते जाएं। अभी मैं एक सीक्वेंस में चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम एज सुन एज़ पॉसिबल सिलेबस पे कवर कर लें। फिर मैं आपको मटेरियल पे भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ग्रिप करनी चाहिए। अब कई सारे लोग हैं जिन्होंने एक दो लेक्चर नहीं सुने होते, आगे आगे वाले में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका होता हूँ, वो मुझसे वही क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से फिर देखें, मेरे पास भी ऑफिस से बहुत कम ही टाइम होता है, तो इस चक्कर में ही मैं फिर पड़ा रहता हूँ। तो कि मैसेज का 1 to 1 जो है ना जवाब देता रहूँ। आप अपने पास नोट डाउन रखें, और जो मटेरियल के पीछे भागने वाले हैं, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है। लेकिन बात यह है कि जो भी आप बुक लें, एक लें, दो लें, जितनी भी लें, उसमें चीज़ें वही लिखी होंगी। आपने मेन चीज़, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये कंसेप्ट बिल्डिंग की कोशिश कर रहा हूँ। बुक्स से, रीडिंग से कंसेप्ट नहीं बनते, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। मटेरियल कलेक्ट करने वाले, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास इतना इतना मटेरियल इकट्ठा किया, लेकिन अल्टीमेटली एग्ज़ाम हो जाते हैं तो बंदा फिर भी मटेरियल कलेक्ट कर रहा होता है। तो आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।